कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपको चूंकि डीप क्लास आनी थी लेकिन नहीं आएगी एक आध दिन, ठीक है, क्योंकि बजट का जो सेशन है वो हम लोग एक बार कंप्लीट कर लेते हैं और ये सभी एग्ज़ाम के प्री के लिए, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है, उसके बाद आर का एग्ज़ाम होगा, कहीं दरोगा का एग्ज़ाम आएगा बीच में, या जितने भी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम है वहाँ पे बजट से संबंधित क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, ठीक है। अब ये मत समझना कि यही बजट हो गया, आज ही सर ने ख़त्म कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक छोटी सी वीडियो आएगी, ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं आएगी, क्योंकि थोड़ा सा कफ हो रहा है, ठीक है, यानी जुकाम वगैरह हो रहा है, इसलिए ज़्यादा लेंदी वीडियो आपकी नहीं आएगी। कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर मैं आपको इसके करा देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद जो मेन बजट है, क्योंकि आर्थिक सर्वे के क्वेश्चन कराने हैं, यानी इकोनॉमी सर्वे, और क्वेश्चन आता है इकोनॉमी सर्वे से। मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ, क्वेश्चन बजट से ज़्यादा पूछा जाता है इकोनॉमी सर्वे से। वो इकोनॉमी सर्वे के क्वेश्चन मैं आपको फॉरेस्ट गार्ड से पहले करा दूंगा, एक दो वीडियोज उसकी आ जाएंगी, वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, देखना ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं है आज। अब बच्चों, एक जैसे आपको बेसिकली सबसे पहला पता होना चाहिए, जैसे कोई भी बजट हो उसमें जैसे ये माना जाता है, जैसे 100 रुपया है सरकार, क्योंकि उतने बड़े अमाउंट में लिखती नहीं है ना, उतना बड़ा अमाउंट सुन के कहीं पता लगा किसी के हार्ट अटैक ना आ जाए, ठीक है। 100 रुपया ये कहाँ से आता है, मतलब सरकार की इनकम का स्रोत क्या है इस 100 रुपये में, और जो स्रोत है वो व्यय क्या है उसका। यानी आप जानते हैं बजट को संविधान के आर्टिकल 112 में परिभाषित किया गया है, जिसको वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा गया है। आप सभी को मैंने पढ़ाया हुआ है, अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण हर साल सरकार के आय व्यय की एक अनुमानित लेखा जोखा प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो 100 रुपया सरकार को ये माना जाता है कि आय हो रही है, और इस आय में क्या क्या सोर्स हैं सरकार की इनकम के, और ये 100 रुपये जो सरकार व्यय करती है वो कहाँ कहाँ पर व्यय करती है, ठीक है। बजट इसी को तो बोलते हैं, आय और व्यय का बेसिकली लेखा जोखा, ठीक है। अब देखिए, हमने तो सिर्फ इसके मेन तथ्य देखने हैं। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे उत्तराखंड सरकार को रुपया आता कहां से है, ठीक है। लिखो, रुपया आता है, यानी उत्तराखंड गवर्नमेंट को जो रुपया आता है उसका सोर्स क्या क्या है। देखना बच्चों, सबसे पहले जो आता है केंद्र सरकार से सहायता अनुदान, जो इसको मिलता है वो मिलता है 27.07 रुपया, ठीक है। लिखो, पहला लिखो केंद्र सरकार से सहायता अनुदान, यानी सरकार की जो इनकम है बच्चों, उसमें केंद्र सरकार का जो हिस्सा है, जो सरकार इसको सहायता अनुदान करती है, वो करती है कितना, 27.07 रुपया, ठीक है। 27.07 रुपया केंद्र सरकार का क्या है, अपने आप में अनुदान है। पहली चीज आपको पता होनी चाहिए। दूसरा, इसका अपना टैक्स रेवेन्यू, यानी स्वयं का, केंद्र का हिस्सा नहीं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट लगाती है स्वयं का कर राजस्व, यानी अपना इसका जो टैक्स रेवेन्यू है सेकंड में आता है, वो इसका 25.89 रुपया, ठीक है, आउट ऑफ 100, यानी 25.89 है स्वयं का कर राजस्व। तीसरा आता है बच्चों लोक ऋण, यानी जो सरकार उठाती है मार्केट से पैसा, ठीक है, लोक ऋण। ये जो इसका लोक ऋण है अपने आप में वो कितना है, 25.21, ठीक है, 25.21, ठीक है। इसके बाद जो सरकार है अपना, वो क्या करती है, केंद्रीय करों में इसका राज्यांश है। लिखो, केंद्रीय करों में, यानी सेंटर की जो टैक्स हैं उसमें राज्य का अंश है, केंद्रीय करों में राज्यांश है, वो है अपने आप में कितना, मतलब 14.79, ठीक है। कितना लिखोगे, 14.79, और लास्ट लिखो करेत्तर राजस्व, करेत्तर यानी कर से हट के जो होता है, ठीक है, राजस्व। ये भी लगभग कितना है, 14.79। ये वैसे इसको लिखने की जरूरत है नहीं आपको, लास्ट वाली इतना छोड़ दो आपको ये बेसिकली पता होना चाहिए। इतना क्वेश्चन अगर आपको जो है बेसिकली, अब देखिए यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड सरकार को जो रुपया आता है सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलता है, तो मिलेगा केंद्र सरकार से सहायता अनुदान, ठीक है। इसके अलावा खुद का राजस्व जो है इसका इतना है, और केंद्रीय करों में इसका राज्यांश इतना है। तो ये क्वेश्चन अगर सीरीज में पूछता है, जैसे भी पूछता है, आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। लोक ऋण कितना है, केंद्रीय करों में राज्यांश कितना है, ये आपको ऐसे पता चल जाएगा, ठीक है। लास्ट चाहो तो लिख लो उसको भी। अब इसके बाद बच्चों आता है रुपया जाता है, यानी सरकार अपना पैसा जो ले रही है, यानी जो सरकार को इनकम हो रही है, उसके अलावा जो खर्च कर रही है, तो अगला लिखो रुपया जाता है, यानी सरकार का जो पैसा है वो कहां पे खर्च हो रहा है। सबसे ज्यादा बच्चों जो इसका रुपया जाता है वो है वेतन भत्ते मजदूरी और अधिष्ठान के व्यय में, ठीक है। लिखो, पहला लिखो सैलरी होगी कर्मचारियों की, अलाउंसेज हो गए भत्ते, इसके अलावा मजदूरी देती है सरकार, और इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट का कार्य, यानी अधिष्ठान व्यय बोलते हैं, ठीक है।
कॉमा अधिष्ठान व्यय, इस्टेब्लिशमेंट, जैसे कोई चीज नई स्टेब्लिश कर रही है, ठीक है, अधिष्ठान व्यय, इसमें सरकार सबसे ज्यादा रुपया इसका सरकार का जाता है, और ये जाता है बच्चों 24.98 के बराबर, ठीक है, लिखो 24.98 के समथिंग। सेकंड आता है बच्चों निवेश ऋण, इन्वेस्टमेंट में जो सरकार करती है, ठीक है, उसके लिए जो ऋण देती है, तो ये देती है 15.23 रुपया लगभग, निवेश ऋण यानी इन्वेस्टमेंट, ठीक है, यानी 15 पॉइंट कितना जाएगा ये अपने आप में 23, ये जाता है इसका सरकार का निवेश ऋण में। इसके अलावा देखो बहुत बड़े और लघु जो निर्माण कार्य हैं, लिखो बृहत एवं लघु निर्माण कार्य, बृहत एवं लघु निर्माण कार्य, अभी बताऊंगा क्वेश्चन, ठीक है, क्या पूछा जा सकता है निर्माण कार्य। ये डेटा याद करने की जरूरत नहीं है आपको, मेन जो टॉप के हैं वो आप लोग ध्यान रखना। इसका वैसे डायरेक्ट वैसे ही पूछता है, पूछ भी चुका है ये होता है बच्चों 10.55, ठीक है, लिखो 10.55, 10.55। इसके बाद नेक्स्ट आपने लिखना है बच्चों, वो क्या लिखोगे, पेंशन और आनुतोषिक, यानी पेंशन व आनुतोषिक जो है उस पर सरकार खर्च करती है, पेंशन वगैरह, ये है बच्चों 9.81 के समथिंग, ठीक है, ये किस पर कर रही है, पेंशन वगैरह में इसको खर्च कर रही है। इसके बाद बच्चों जो अदर जगह है वो खर्च होती है 25.23, अन्य सोर्स में जो खर्च करती है, अन्य 25.23, ये अदर सोर्स में सरकार क्या करती है बच्चों, खर्च करती है, भी ध्यान में आपको रखना होगा। और ब्याज और लाभांश में जो खर्च करती है सरकार को, जो ब्याज देना है लोगों का और लाभ का जो हिस्सा है, अंश जो बंटना है वो देना है 7.96, देखो ब्याज प्लस लाभांश, 7.96, ठीक है, ये किस में जाता है सरकार का, ब्याज और लाभांश में जाता है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी जो सरकार सब्सिडी वगैरह देती है, यानी सहायक अनुदान हो गया, राज्य सहायता होगी, वो 6.24, ठीक है, लिखो सहायक अनुदान, सब्सिडी जिसको बोलते हैं, ठीक है, सब्सिडी वगैरह ना, राज सहायता लिखो, राहत सहायता, ये किसी चीज में जो सरकार अंशदान देती है, ठीक है, ये देती है बच्चों अपने आप में लगभग 6.24 के समथिंग, ठीक है, लिखो 6.24 यहां देती है। अब देखो आप मेन क्या पता होना चाहिए, अब ये पूरा हो गया, सरकार का रुपया कहां से आता है, सरकार का रुपया कहां जाता है, आपको ये पता होना चाहिए सरकार सबसे ज्यादा रुपया कहां से मिलता है, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में। इसके अलावा इसका कर राजस्व कितना है अपना, ठीक है, सेंटर का हिस्सा नहीं, और केंद्रीय करों में राज्यांश इतना है, यानी दोनों टैक्स मिला के इसका हिस्सा इतना हो रहा है, ठीक है। अगर खाली क्वेश्चन ये आता है राज्य सरकार निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा रुपया कहां से आता है, ऑप्शन 1 आ गया केंद्र सहायता से अनुदान, ऑप्शन 2 सुनना है, ऐसा आ गया स्वयं के कर राजस्व, केंद्रीय करों में राज्यांश, इन दोनों को अगर साथ कर दे तो दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन देखना, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है पेपर में तो चेक कर लेना कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया, खाली ये पूछा गया कि स्वयं का कर राजस्व, या ऐसा पूछा गया स्वयं का कर राजस्व, केंद्रीय करों में राज्यांश, इन दोनों को फिर जोड़ के बोल दोगे, ठीक है। तीसरा लोक ऋण में इतना आता है, ठीक है। अब देखिए रुपया कहां जाता है, सबसे ज्यादा खर्च करती है सरकार वेतन भत्ते मजदूरी और अधिष्ठान व्यय में, इसके अलावा अदर भी हैं, ये सब चीज आप लोग देख लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जो भी है। इसके बाद बच्चों देखो आपको ये पता होना चाहिए कि इस सरकार का इस बार का कुल बजट कितना है, यानी सरकार ने, क्योंकि मैं अभी ये नहीं बता रहा कि किस सेक्टर को कितना मिल रहा है, मेन सेक्टर हम देखेंगे, लेकिन मेनली एक बार मैं इकोनॉमी सर्वे जब कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में तब हम लोग उसके बाद बजट देखेंगे, ठीक है। मेन कुल बजट जो पेश हुआ है बच्चों विधानसभा में इस बार हुआ है कितना, 77,407 करोड़ का, ठीक है, देखो 77,000 लगभग 407.8 कुछ है, इतना ही लिख दो, ठीक है, 0.8 के आसपास लिख दो, समझ जाओगे आप, 77,407.8 करोड़ लिखो या इतना लिखो, लगभग लमसम अमाउंट सेम ही होती है, ठीक है, आप समझ जाओगे। कुल बजट कितना हुआ, लगभग 77,407 करोड़ रुपए का इन्होंने बजट पेश किया है, ठीक है। अब देखो जब हमारी अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था, इसमें अगर हम 2022-23 के आंकड़े निकालेंगे, यानी अब हम तो ये देखेंगे ना पुराने आंकड़े जो आर्थिक सर्वे में था 22-23 में, वही जो क्वेश्चन आता है हमेशा, इसमें किस क्षेत्र का योगदान कितना रहा, ठीक है, कृषि ऑब्लिक प्राथमिक क्षेत्र कर दो, कृषि ऑब्लिक प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। दूसरा लिखो उद्योग या विनिर्माण, सेकेंडरी, विनिर्माण ऑब्लिक द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों सेवा ऑब्लिक तृतीयक क्षेत्र, सेवा ऑब्लिक
तृतीयक क्षेत्र। ये क्वेश्चन पूछते हैं ये लोग कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में वर्ष 2022-23 के अनुसार किस सेक्टर का योगदान सर्वाधिक रहा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी इंडिविजुअल आंकड़े पूछता है। तो ये रहा बच्चों 12.36%। ये आंकड़े याद रखने आपको, वो तो नहीं इंपोर्टेंट रहता है, लेकिन कृषि एवं प्राथमिक क्षेत्र का योगदान इतना था। द्वितीय क्षेत्र का था बच्चों 46.21%, 46.21%, ठीक है। और जो तृतीय क्षेत्र है यानी सेवा क्षेत्र है उसका योगदान रहा बच्चों 41.43%, ठीक है, 41.43%, 41.43%। ये रहा बच्चों किसका, तृतीय क्षेत्र का। यानी अगर क्वेश्चन ये पूछता है उत्तराखंड आर्थिक सर्वे 2022-23 के अनुसार उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का रहा, तो आपका आंसर हो जाएगा सेकेंडरी, विनिर्माण या द्वितीय क्षेत्र, या इसी को औद्योगिक क्षेत्र भी बोलते हैं, ठीक है। और सबसे कम तो पता ही आपको कृषि या प्राथमिक क्षेत्र का, या आंकड़े पूछ देगा सेवा व तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना रहा, द्वितीय क्षेत्र का कितना रहा और प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना रहा। यहां से क्वेश्चन भी आपका बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो इस बार जो अर्थव्यवस्था का आकार हो गया बच्चों, यानी आपकी इकोनॉमी का आकार कितना हो गया, इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें कितनी की वृद्धि हुई, ये भी क्वेश्चन अपने आप में पेपर में पूछा सकता है, ठीक है। तो लिखो अर्थव्यवस्था का आकार यानी 3.02 लाख करोड़, ठीक है। लिखो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का आकार 22-23 के अनुसार कितना माना गया है। अर्थव्यवस्था का कुल आकार जो हो गया बच्चों वो हो गया कितना, 3.02 लाख करोड़, ठीक है। इतनी मतलब जो है हमारी, इतने का यहाँ पर क्या हो गया, अर्थव्यवस्था का आकार हो गया यूके, ठीक है। और कब का आंकड़ा होगा ये, 22-23 का, मतलब क्योंकि जो अनुमान था लेकिन जो हमें रिजल्ट मिला उसका अनुमान होता है, ठीक है। अब ये मत कहना अगले साल के लिए तो हम अनुमान लगा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, जबकि ये जो अनुमानित था बच्चों, ऐसा माना गया था, ये था बच्चों अनुमानित कितना था, 2.65 लाख करोड़, और हमारा जो प्राप्त हुआ हमें अनुमान से वो मिला 3.02 लाख करोड़। तो अनुमान से हम कहीं ना कहीं ऊपर थे, अर्थात हमारी अर्थव्यवस्था में जो है बच्चों टोटल जो उसका आकार है वो लगभग 10 मतलब कुछ % बड़ी है, उतना आपको देखना नहीं है। आप ये देख लेना कि कितने से कितना इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अनुमानित कितना था, इतना था, ये अनुमानित, हमने अनुमान लगाया था कि इतनी की अर्थव्यवस्था होगी, पाया कितना, इतना पाया, ठीक है। इसी तरीके से देखो प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, ये जो प्रति व्यक्ति आय है बच्चों 2,33,000 रुपया उत्तराखंड की हो गई, ठीक है। 2,33,000 रुपया यहाँ पे क्या होगी, प्रति व्यक्ति आय होगी, जबकि पिछली बार जो प्रति व्यक्ति थी वो 2,05,000 की समथिंग थी, अर्थात इसमें जो बढ़ोतरी हुई है वो हुई है 10.05%, ठीक है। ये जो बढ़ोतरी हुई है, लिखो अगर पूछता है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय में जो बढ़ोतरी अनुमानित की मतलब हुई है, ये कितनी हुई है, 10.05% इसकी अर्थव्यवस्था में जो है प्रति व्यक्ति आय में क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। इसी के अलावा जो विकास दर अनुमानित की गई है बच्चों वो की गई है 7.09%, ठीक है। विकास दर कितनी की बढ़ोतरी हुई है, विकास दर ये हुई बच्चों 7.09%, ठीक है। इतनी जो अर्थव्यवस्था में विकास दर अनुमानित की गई है मतलब वृद्धि हुई है, और ये जो पहले थी 7.05 थी, ठीक है। 21-22 की कितनी थी, 7.05, इतनी की वृद्धि हुई है, और 21-22 में कितनी थी ये 7.05% की वृद्धि हुई थी, जो कि इस बार थोड़ा सा क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, ठीक है। इसके अलावा देखो जेंडर बजट में कितने का प्रावधान किया गया, क्योंकि देखो जेंडर बजट सबसे पहले कब पास किया गया था आपको पता होगा, 2007-08। जेंडर बजट में क्या होता है बच्चों, जो योजनाएं होती है ना स्पेशली उसमें महिला वर्ग के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए जाते हैं। इसमें भी 2 कैटेगरी में, एक तो कुछ ऐसी योजनाएं होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें 100% महिलाओं के लिए पैसा दिया जाता है, कुछ ऐसा होता है जिसमें 33% के समथिंग महिलाओं को पैसा मतलब उस बजट में प्रावधानित किया जाता है। तो जेंडर बजट 2007 में पहली बार फर्स्ट टाइम, ठीक है, पास किया गया था, लेकिन इस बार जो जेंडर बजट का प्रावधान किया गया है वो किया गया 13,920.12 करोड़ का, ठीक है। ये कितने का जेंडर बजट है, 13,920 पॉइंट कितना 12 करोड़ 23-24 के लिए। अगर क्वेश्चन पूछता है आपसे कि ये कब का है, 23-24 का, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन पूछता है आपका कि जेंडर बजट के लिए कितने का प्रावधान किया गया, तो आपका हो जाएगा 13,920.12 करोड़ रुपीस, ठीक है। अब सर्वाधिक जो जेंडर बजट पेश हुआ है मतलब किस सेक्टर के लिए हुआ है, शिक्षा,
स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण। यानी ये जो इसमें जो बजट पास हुआ है, जेंडर बजट पास हुआ है बच्चों, ये सर्वाधिक किस क्षेत्र के लिए हुआ है? देखो ऐसे लिखो, सर्वाधिक ये हुआ बच्चों एजुकेशन, मतलब महिलाओं की शिक्षा, ठीक है, यानी अर्थात महिलाओं की शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण के लिए, ठीक है, शिक्षा, खेल और युवा कल्याण के लिए सर्वाधिक हुआ है। इसके बाद जो सेकंड में जो बजट, अब अमाउंट नहीं लिखूंगा, ठीक है, इसके अलावा लिखो कल्याणकारी योजना, तीसरा लिखो चिकित्सा व परिवार कल्याण, ठीक है, सेकंड के लिखोगे कल्याणकारी योजना, कल्याणकारी योजना, और लास्ट थर्ड लिखो चिकित्सा व परिवार कल्याण, हेल्थ, ठीक है, चिकित्सा व परिवार कल्याण के लिए। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है जेंडर बजट में सर्वाधिक किस क्षेत्र के लिए प्रावधान किया गया है, शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण, फिर ये वैसे पूछेगा नहीं इतना, ठीक है, सारी जेंडर बजट याद रखना। अब देखो, अब जो सरकार व्यय करती है वो किस भाग में सबसे ज्यादा करती है? लिखो व्यय की मद, सरकार के जो खर्च होते हैं, एक्सपेंडिचर होते हैं, वो सर्वाधिक हैं बच्चों ऋण, यानी सरकार जो ऋण चुका रही है अपना, ठीक है, ये है लगभग 14.89%। व्यय की मदें जो है सरकार की इतनी है। इसके अलावा वेतन, सिर्फ वेतन 13.18%, वहां तो वेतन, भत्ते, मजदूरी सब थे ना, यहाँ सिर्फ वेतन लिख रहा हूं, ठीक है, वेतन, यानी सरकार जो सैलरी देती है उसमें सरकार का व्यय होता है वो है 13.18 के समथिंग, ठीक है, टोटल व्यय का 13.81 क्या 18 के आसपास क्या होता है अपने आप में वेतन में खर्च होता है। इसके अलावा केंद्र प्रायोजित योजनाओं का राज्यांश, यानी केंद्र की जो योजना है उसमें राज्य का जो अंश होगा, ठीक है, लिखो केंद्र प्रायोजित योजनाओं में, केंद्र प्रायोजित योजनाओं में राज्यांश से लिख लो या इसको ऐसे लिखो SNA, स्टेट का जो है, ठीक है, 10.43, SNA लिखो 10.43। ये अगर क्वेश्चन सिंपल ये पूछता है उत्तराखंड सरकार की जो व्यय की मद है वो सर्वाधिक किसमें बजट के अनुसार? ऋण में, जो ऋण देती है सरकार, ठीक है, यहाँ से अपना। इसके अलावा जो वेतन है वो, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि सर्वाधिक व्यय किसमें, उसमें वेतन के साथ मजदूरी, भत्ता, ये सब लिखा होगा या अधिष्ठान, तब वो आंसर होगा, वरना अगर इंडिविजुअल पूछे तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा? ऋण में हो जाएगा, ठीक है। इसी के अलावा सरकार क्या करती है बच्चों, इस बार सरकार ने जो अपना पूंजीगत जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो व्यय होते हैं ना, वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। अब कभी फुर्सत से जब पूरा एक बार बजट के आंकड़े न पढ़ा के बजट की प्रोसीजर पढ़ा दी जाए आपको, कभी अगर आपको कभी बजट का प्रोसीजर पढ़ना होगा तो मुझे बता देना कि बजट सर कैसे होता है, ये राजस्व व्यय क्या होता है, राजस्व आय क्या होती है, पूंजीगत व्यय क्या होता है, पूंजीगत आय क्या होती है, ये सब चीज़ अगर पढ़नी होंगी अगर आपको, आंकड़े से नहीं, लेकिन क्या क्या वहाँ जो बजट में होता है, क्या पूंजीगत व्यय किसको कहते हैं, राजस्व व्यय किसको कहते हैं, कैपिटल इनकम किसको कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको कहते हैं, ये सब समझना होगा तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता देना, कभी उसकी क्लास दे देंगे किसी दिन फुर्सत से, ठीक है। पढ़ते तो हर साल हम बजट, लेकिन पता नहीं चल पाता कि बजट है क्या आखिर। देखो इस बार जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था उसमें जलवायु परिवर्तन के लिए भी किया है, देखो पूंजीगत व्यय, यानी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है का जलवायु परिवर्तन समन हेतु कितना % दे रहे हैं, का जलवायु परिवर्तन समन हेतु 0.5% का इसमें क्या कर रखा है, प्रावधान कर रखा है। क्या पता क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है, ध्यान रखना कि जलवायु परिवर्तन हेतु कितना देने को। अगला लिखो, इसमें क्या होता था बच्चों, राजकोषीय घाटे का जो अनुमान अपनाया गया है इस बार, फिस्कल डेफिसिट, ठीक है, देखो राजकोषीय घाटे का जो अनुमान अपनाया गया है वो क्या होता है अपने आप में, जीडीपी का लगभग 2.72%, ठीक है, देखो जीडीपी का 2.72% के समथिंग अपने आप में क्या माना गया, राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया गया है, ठीक है। इसके अलावा जो सरकार की कुल प्राप्तियां हो रही हैं उसके बारे में हमने देखना है। ये देखो, देखें ये तो था ही था। अब ये तो मैंने मेन चीज बताई आपको। अब जैसे सरकार ने क्या किया है, कई आता नहीं है यार, नंदा गौरा योजना में इतना खर्च, मनरेगा में इतना खर्च, वो क्लास तो मैं कराऊंगा, इंपोर्टेंट कराएंगे उसमें। ऐसा नहीं कि हर चीज के लिए पढ़ लें, ऐसा नहीं, कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट लिख लो जो कि वित्त मंत्री जी के भाषण में आपने सुना होगा। कभी कभी क्वेश्चन वहां से भी उठता है, ठीक है, क्योंकि जब बजट होता है, बजट में क्या क्या चीज होती है, एक फाइनेंस मिनिस्टर का भाषण होता है बच्चों, ठीक है, एक बजट की समरी होगी, बजट सार,
ठीक है, समरी वगैरह, और एक बजट में पूरा जो अलग अलग जो सरकार के अनुदान है, लेखा अकाउंट्स हैं, मदें हैं, वो उसके बारे में होगा। तो बजट जो वित्त मंत्री हैं उनका अगर आपने भाषण सुना होगा तो उनने उनमें 2-3 चीज़ें बताई थी, उसको नोट करके लिखो, बाकी बजट की क्लास नेक्स्ट टाइम आएगी। थोड़ा सा स्वास्थ्य, ठीक है, तो लिखो, पहला लिखो, गृह मंत्रालय की टॉप 10 थानों में कौन सा उत्तराखंड का थाना जो है अपने आप में शीर्ष 3 में जगह बनाने में सफल रहा पिछले वर्ष से। तो लिखो, गृह मंत्रालय की, ये भाषण के टाइम सुना मैंने, ठीक है, गृह मंत्रालय यानी 2022 के टॉप 10 जो थाने हैं में उत्तराखंड से कौन सा निकला? चंपावत का बनबसा, कहाँ? बनबसा थाना, ठीक है, ये टॉप 3 में रहा था, टॉप 3 में ये रहा था। इसको एक तो ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। इसके अलावा भाषण में मैंने एक और चीज सुनी, जो लूट चोरी की जो संपत्ति है कि बरामदगी यानी जो बरामद करती है, जो पुलिस वाले जो बरामद करते हैं, उसमें उत्तराखंड जो है देश में फर्स्ट स्थान पे 68%, ठीक है, बरामदगी में उत्तराखंड टॉप है, ठीक है, यानी 68th इसका क्या है स्कोर है, 68 इसने स्कोर किया। और जो लूट और चोरी का माल है उसको बरामद करने में उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड की पुलिस जो है नंबर 1 में है, तो टॉप में रही और 68 मतलब फर्स्ट पोजीशन पे रही और 68 इसके क्या मतलब इसने पॉइंट गेन किए, ठीक है। अगला लिखना है, शहरों के सुनियोजित विकास हेतु इन्होंने 2 पॉलिसी की घोषणा की थी। 2022 में 2 नीतियां बनी, उसको नोट में ही लिखना है, ठीक है। लिखो, शहरों के सुनियोजित विकास हेतु 2 योजनाओं की नीति बनी है। कैसे क्वेश्चन तो आते हैं वहां पेपर में, शहरों की सुनियोजित मतलब जो प्लान्ड है, ठीक है, शहरों की सुनियोजित विकास हेतु यहाँ पे 2 स्कीम लॉन्च मतलब 2 नीतियां बनाई गवर्नमेंट ने, पॉलिसी पूछता नहीं किसी ईयर आई। एक लिखो, उत्तराखंड पारगमन उन्मुख विकास नीति, उत्तराखंड पारगमन उन्मुख विकास नीति, उन्मुख विकास नीति, ये जो बनाई बच्चों, ये 2022 की पॉलिसी है, ठीक है, गवर्नमेंट की। इसी तरीके से दूसरा लिखो, उत्तराखंड ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट पॉलिसी, उत्तराखंड डेवलपमेंट राइट पॉलिसी, ये जो नीति है ये भी कब की है? वर्ष 2022 की। पूछता नहीं हो, उत्तराखंड में शहरों के विकास है तो उत्तराखंड ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट पॉलिसी को कब मंजूरी दी गई? इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपने देखा होगा। ये उत्तराखंड पारगमन उन्मुख विकास नीति को कब मंजूरी दी गई, ये सब मैंने वित्त मंत्री जी के भाषण से क्या किए हैं, कोट किए हैं, ठीक है। इसके अलावा लिखो, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर हिमालयी राज्य श्रेणी में पुरस्कार किसको मिला है? ठीक है, तो देवप्रिया को। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, ठीक है, हिमालयी श्रेणी में पुरस्कार, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, किसको मिला? देवप्रिया को, पिछले वर्ष से, ठीक है, कि अब तक भी क्वेश्चन पूछ दे, ये मैंने वहीं से कोट किया है, ठीक है। ये था। अब देखना, बजट और आर्थिक सर्वे का मैं एक कंबाइंड क्लास लेके आऊंगा, ठीक है। उसमें क्या है, मेन जो हमारे मद हैं, यानी अलग अलग सेक्टर में, क्योंकि बजट के क्वेश्चन ना एक ही दिन में सारे नहीं पढ़ने चाहिए, इतने मैंने आपको जो करार के मेन है। अब हम क्या देखेंगे, अलग अलग जगह किस मद में कितना पैसा सरकार ने दिया है, मेन चीज, ठीक है। दूसरा इकोनॉमी सर्वे, क्योंकि मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं बजट से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इकोनॉमी सर्वे से, यानी क्वेश्चन उठता है इकोनॉमी सर्वे से, ना कि बजट से, ठीक है। इस चीज को आपको बताऊंगा मैं, बहुत जल्दी आपकी इकोनॉमी सर्वे की क्लास आएगी। फिर मिलता है अगले सेशन में, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।